हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अर्पित साइंस पॉइंट क्लासेस में। दोस्तों, आज हम देखेंगे अवशेषी अंगों से प्रमाण। सबसे पहले हम समझते हैं कि अवशेषी अंग होता क्या है, यानी एविडेंस फ्रॉम वेस्टिजियल ऑर्गन्स। जीवों में अनेक ऐसी रचनाएं भी पाई जाती हैं जो शरीर के लिए आवश्यक है। ये अंग अवशेषी अंग कहलाते हैं। मतलब यह है कि ऐसी रचनाएं जो शरीर के लिए अनावश्यक है, ऐसी रचनाएं जो शरीर के लिए अनावश्यक हैं, ये अवशेषी अंग कहलाते हैं। इनकी उपस्थिति से प्रमाणित होता है कि ये अंग कभी न कभी इन जंतुओं के पूर्वजों में क्रियाशील थे और उनके लिए उपयोगी थे। बदलते पर्यावरण में इनका उपयोग धीरे धीरे कम होता गया और ये आकार में छोटे व निष्क्रिय होते गए। इस प्रकार अवशेषी अंग इन जीवों का संबंध उन पूर्वजों से स्थापित करते हैं जिनमें ये अंग सक्रिय और पूर्ण विकसित थे। अवशेषी अंग लगभग सभी जीवों में पाए जाते हैं, तो सभी जीवों में मनुष्य भी शामिल है। तो हम देखेंगे मनुष्य में कौन कौन से अवशेषी अंग है। तो यहाँ बताया गया है मनुष्य के बारे में कि 100 से अधिक अवशेषी अंग पाए जाते हैं। किसमें? मनुष्य में। ठीक है, वेस्टिजियल ऑर्गन्स इन मैंस कह रहा है कि 100 से अधिक अवशेषी अंग पाए जाते हैं मैंस के अंदर। मनुष्य के अंदर 100 से अधिक अवशेषी अंग पाए जाते हैं। 100 तो पढ़ना नहीं है, तो कुछ कुछ जिसमें निम्नलिखित हैं, तो कुछ कह रहा है कि कुछ जो निम्नलिखित है कुछ इंपॉर्टेंट है जिसको हमको पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है? सबसे पहले पढ़ना है कृमि रूप परिशेषिका यानी वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। कह कि खरगोश, गाय, भैंस, बंदर आदि शाकाहारी स्तनधारियों में सेलुलोज के पाचन के लिए सीकम होता है। सीकम क्या है भाई? तो जो बड़ी आंत का पहला पार्ट होता है सीकम कोलन रेक्टम जो होता है, तो जो बड़ी आंत का सबसे पहला पार्ट होता है वो होता है सीकम। ठीक है, किंतु मनुष्य में यह कृमि रूप परिशेषिका के रूप में एक अवशेषी अंग द्वारा प्रदर्शित होता है कि मनुष्य के पूर्वज शाकाहारी थे। सर्वभक्षी स्वभाव के कारण मनुष्य के भोजन में सेलुलोज की मात्रा कम होने से सीकम का कोई महत्व नहीं रहा और धीरे धीरे निष्क्रिय होता गया। ठीक है, तो पहली जो हम बात कर रहे हैं, पहली जो हमारा वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, जो परिशेषिका है, यह भी एक तरह का वेस्टिजियल ऑर्गन है। सिंपल सी भाषा में समझ लेते हैं कि जो हमारे पूर्वज थे वे क्या करते? शाकाहारी थे, घास फूस खाते थे और उनमें सेलुलोज का डाइजेशन हो जाता था। लेकिन आज बदलते दौर में क्या हो रहा है कि अब धीरे धीरे मनुष्य क्या कर रहा है? सेलुलोज की मात्रा कम ले रहा है। सेलुलोज किस में मिलता है? जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, जैसे हम पालक खाते हैं, ठीक है, बथुआ खाते हैं, तो इनमें क्या होता है? ये चूंकि हरे हैं तो इनमें सेलुलोज हमको मिल जाएगा, धनिया होता है। लेकिन लेकिन अगर हम बात करें कि हर चीज़ में तो सेलुलोज मिल नहीं रहा है। ठीक है, सेलुलोज होता क्या है? तो जो जो शैवाल होता है, जो शैवाल होता है, कोशिका भित्ति होता है, प्लांट शैवाल होता है और सेलुलोज का बना होता है। क्या चीज़? प्लांट शैवाल। ठीक है, प्लांट शैवाल जो होता है वह किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज का बना होता है। तो जो शैवाल होता है सेलुलोज का बना होता है, यही सेलुलोज का पाचन जो है कि मनुष्य में धीरे धीरे कम होता गया है, क्योंकि मनुष्य जो है कि हर एक चीज़ को खाना कम कर दिया है। तो जब सेलुलोज का मात्रा धीरे धीरे हमारे शरीर में कम आ रहा है, तो जो उसको डाइजेस्ट करने का जो अंग है वो भी धीरे धीरे काम करना कम कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा सीकम है वो निष्क्रिय हो गया है। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जो सीकम जो है निष्क्रिय हो गया है और एक छोटा सा पार्ट के रूप में बन के रह गया है, वह क्या है? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला हमारा कह रहा है निमेशक पटल। निमेशक पटल के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन के बारे में कह रहा है कि मेढक, पंछियों, बिल्ली आदि के नेत्रों में मिलने वाली निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन का मनुष्य में कोई महत्व तो नहीं है। यह नेत्र के भीतर किनारे पर लाल रंग की एक
अर्धचंद्राकार झिल्ली के रूप में होता है, जिसे प्लिका सेमिलुनेरिस कहते हैं। ठीक है, प्लिका सेमिलुनेरिस कहते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं पूंछ, टेल के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो पूंछ के बारे में कह रहा है कि मनुष्य में पूंछ नहीं होती। ठीक है, मनुष्य में जो पूंछ होता है, जो टेल होता है, वह टेल नहीं होती है। ठीक है, फिर भी 4 पूंछ कशेरुक त्वचा के नीचे दूम सदृश रचना प्रदर्शित करते हैं। कभी कभी नवजात शिशु में भी छोटी सी पूंछ दिखाई देती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जब एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट होता है, जब भ्रूणी विकास होता है, जब भ्रूण भ्रूण हो डेवलप कर रहा होता है, तो उस समय भ्रूण में पूंछ डेवलप होता है। लेकिन जैसे जैसे भ्रूण बड़ा होता जाता है, तो बड़ा होने के बाद जब कंप्लीट बेबी बन जाता है, जब बच्चे का जन्म होता है, उसमें बच्चे में पूंछ गायब मिलती है। अगर किसी बच्चे में पूंछ आ भी जाती है, तो वो बाद में फिर क्या होता है, वो बाद में फिर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, वो बाद में क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। तो लेकिन यहाँ पर आपको एक फिगर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे एक बच्चा का छोटा सा फिगर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे लिखा है टेल इन चाइल्ड। इसमें आप देख रहे हैं कि पूंछ वाला हिस्सा है। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे ये पूंछ खत्म हो जाता है, या पूंछ रहता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर पूंछ क्या है, एक तरह से वेस्टिजियल आर्गन है। हम बात करते हैं अपेंडिक्स की, तो ये हमारा जो है कि वर्मीफाइन अपेंडिक्स है। ठीक है, यह सीकम वाला पार्ट था। तो यह क्या था, यह सीकम वाला पार्ट था। तो यह अब निष्क्रिय होकर एक 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 पतला सा क्रीमी रूप धर लिया है। इसको हम वर्मीफाइन अपेंडिक्स का नाम देते हैं। ठीक है, अब हम बात किसकी कर रहे हैं, हम कर्ण पल्लव पेशियां की बात करें, मसल ऑफ ईयर पाइना की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि स्तनधारी जंतुओं में कर्ण पल्लव यानी पाइना की बात कर रहे हैं। कर्ण पल्लव मीन्स ये पाइना की बात कर रहा है। किसकी? तो कर्ण पल्लव की एक बार थोड़ा सा उसको हम देख लेते हैं। यह कर्ण पल्लव है, यह हमारा कर्ण पल्लव है, इसी को हम लोग पाइना का नाम देते हैं। ये कर्ण पल्लव है, इसी को हम लोग किसका नाम देते हैं, पाइना का नाम देते हैं। ठीक है, चलिए, तो हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि कर्ण पल्लव की पेशियां मसल्स ऑफ ईयर पाइना, स्तनधारी जंतुओं में कर्ण पल्लव को हिलाने डुलाने के लिए कर्ण पेशियां होती हैं, किंतु मनुष्य अपने कान हिलाने में असमर्थ है। हमारे कान हिलते नहीं हैं। जंतुओं के कान, जैसे जो जो पशु हैं उनके कान हिलते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे कान हिलते नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हमारे कान को हिलाने वाली पेशियां होती हैं, ठीक है, कर्ण पेशियां हैं, ये क्या है, यह हिलाने के लिए असमर्थ हैं, ये काम नहीं करती। ठीक है, फिर होता क्या है, फिर फिर भी मनुष्य के कानों में ये पेशियां अवशेषी संरचना के रूप में पाई जाती हैं। पेशियां पाई जाती हैं, लेकिन अवशेषी संरचना के रूप में। स्पष्ट है कि मनुष्य के पूर्वजों में ये पेशियां मौजूद थीं और इनका कोई न कोई महत्व भी अवश्य रहा होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं विस्टम टीथ अक्लडार्ट की बात करते हैं। ठीक है, अक्लदार्ट की बात करते हैं, विस्टम टीथ की बात करते हैं। तो मनुष्य में तीसरा मोलर जो होता है, थर्ड मोलर होता है, जो तीसरा मोलर होता है, क्रियाशील नहीं होता, किंतु अन्य प्राइमेट्स में यह क्रियाशील होता है। ठीक है, जो अन्य प्राइमेट्स होते हैं, इनमें क्या होता है, यह क्रियाशील होता है। यह 17 वर्ष की आयु के बाद निकलता है, कुछ में निकलता ही नहीं है। तो कुछ ऐसे भी मनुष्य होते हैं जिनमें ये अक्लदार्ट जो होता है, यह नहीं निकलता है और कुछ में 1 या 2 दाढ़ें निकल कर रह जाती हैं। तो कुछ लोगों में क्या होता है कि 1 या 2 दाढ़ें निकलती हैं और निकल कर रह जाता है। ठीक है, तो जो विस्टम टीथ होता है, अक्लदार्ट होता है, ये भी एक तरह का वेस्टिजियल आर्गन होता है। क्यों? क्योंकि इसका हमारे बॉडी में कोई फंक्शन नहीं है, भोजन को चबाने में कोई हेल्प नहीं करता है।
अब हम बात करते हैं त्वचा पर बाल, जो बॉडी हेयर की हम बात करते हैं, जो हमारे बॉडी पर हेयर पाए जाते हैं, जो बाल पाए जाते हैं, उनकी बात करते हैं। स्तनधारियों की त्वचा पर बाल पाए जाते हैं, हमारे बॉडी पर बाल है, ये शरीर के तापक्रम को स्थिर रखते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है कि अगर हम बॉडी के बाल को हटा दिया जाए, तो जो पड़ने वाला टेम्परेचर है, उसको हम महसूस करेंगे और बेटर। बिना अगर बाल पर हेयर है, बाल को रिमूव कर दिया जाए, तो जो पड़ने वाला टेम्परेचर है उसको हम और अच्छे से महसूस कर सकेंगे। ये तापक्रम को स्थिर रखते हैं, ठीक है। मनुष्य में इनकी आवश्यकता नहीं रही है। इसी कारण मनुष्य की त्वचा में बाल केवल अवशेषी अंगों के रूप में भी रह गए हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि हमारे शरीर में कोई ये फंक्शन नहीं करते हैं। एक सिंपल ये बस एक जो तापक्रम को स्थिर रखते हैं। मतलब बाल शरीर पर है, तो जो बाहर से आने वाला, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के हैंड है, इस पर ये हेयर है, तो जो बाहर से आने वाला टेम्परेचर है, तो ये बाल क्या करें, कुछ बाल तो उसको टेम्परेचर को रोकेंगे, ठीक है। लेकिन यही मान लीजिए बिना बिना बाल का कोई बिना कोई बाल का हैंड है, इस पर जो टेम्परेचर आके गिर रहा है, तो इस वाले से ये अच्छा महसूस करेगा कि टेम्परेचर कम है कि टेम्परेचर ज़्यादा है, अच्छा महसूस कर सकता है। लेकिन बॉडी की फिजियोलॉजी में किसी भी तरह का इसका कोई महत्व नहीं होता है।